नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 11 की रसायन विज्ञान के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के प्रथम भाग में हम कार्बन की चतुर्संयोजकता, कार्बनिक यौगिकों की आकृतियाँ, कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को लिखने के तरीके और आणविक मॉडल के बारे में बात करेंगे। कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है कि ये अन्य कार्बन परमाणु या भिन्न तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस तथा हैलोजन के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर लंबी श्रृंखला या वलय द्वारा जुड़ जाता है, जिसे श्रृंखलन या कैटिनेशन कहते हैं। इस प्रकार के यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इस पाठ में कार्बनिक रसायन के आधारभूत सिद्धांत तथा विश्लेषण तकनीकें सम्मिलित हैं, जो कार्बनिक यौगिकों के विरचन तथा गुणों को समझने के लिए जरूरी है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक अनिवार्य हैं। कार्बनिक यौगिक जटिल अणु होते हैं, जैसे आनुवांशिक सूचना वाले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए तथा प्रोटीन, जो हमारे रक्त, मांसपेशी एवं त्वचा के आवश्यक यौगिक बनाते हैं। कार्बनिक यौगिकों का उपयोग कपड़ों, ईंधन, बहुलकों, रंजकों, दवाओं आदि में होता है। कार्बनिक रसायन का विज्ञान लगभग 200 वर्ष पुराना है। ऐसा माना जाता है कि सन 1780 के आसपास रसायनज्ञों ने पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों एवं खनिज स्रोतों से विरचित अकार्बनिक यौगिकों के बीच विभेद करना शुरू कर दिया था। स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जिलियस ने प्रतिपादित किया कि जैव शक्ति यानी वाइटल फोर्स कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। जैव शक्ति एक रहस्यमय शक्ति है जो जीवधारियों के अंदर ही कार्य करती है और मानव के वश में नहीं है। अतः कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा बर्जिलियस ने बताया। सन 1828 में एफ वोलर ने अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। तब तक जैव शक्ति सिद्धांत ही मान्य रहा। वास्तव में वोलर पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट को गर्म करके एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु परमाणुओं में पुनर्विन्यास यानी रीअरेंजमेंट के कारण उन्हें अमोनियम साइनेट के स्थान पर यूरिया प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रयोगशाला में बनाया गया पहला यौगिक यूरिया था। इसके बाद कॉल्बे द्वारा एसिटिक अम्ल तथा बार्थलोड द्वारा मेथेन के संश्लेषण से ये सिद्ध हो गया कि प्रयोगशाला में अकार्बनिक स्रोतों से कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित किया जा सकता है। उसके बाद प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिकों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के विकास ने कार्बनिक रसायन को आधुनिक रूप दिया। लेबेल और वॉन्टहॉफ के अनुसार कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही तल में नहीं होती हैं, ये त्रिविम में सममित रूप से वितरित होती हैं। कार्बन परमाणु नियमित चतुष्फलक यानी रेगुलर टेट्राहेड्रन के मध्य में स्थित होता है और उसकी चारों संयोजकताएं उसके चारों कोनों पर एक दूसरे से 109.5 डिग्री के कोण पर निर्देशित होती हैं। इस निरूपण को चतुष्फलकीय निरूपण या त्रिविम मॉडल, स्पेस मॉडल कहा जाता है। ये 109.5 डिग्री पर ये चारों संयोजकताएं व्यवस्थित हैं और ये चतुष्फलक बना रही हैं, जिसको समचतुष्फलक कहते हैं। कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 एकल बंध द्वारा, जैसा आप देख रहे हैं इसमें, और इसमें भी कार्बन जो है वो 4 एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। ये कार्बन भी, दूसरा कार्बन भी, तीसरा कार्बन भी। तो इस प्रकार से चारों संयोजकताएं 4 एकल बंध द्वारा निर्देशित हो सकती हैं या 2 एकल बंध द्वारा और 1 द्विबंध द्वारा। जैसे इसमें देख रहे हैं आप, 2 एकल बंध हैं और 1 द्विबंध है। इससे भी इसको लिखा जाता है चारों संयोजकताओं को।
और एक और तरीका है कि इसमें या तो एक एकल बंध हो और एक त्रिबंध हो, जैसा इस उदाहरण में आप देख रहे हैं। इस तरीके से चारों संयोजकता को एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध द्वारा निरूपित किया जाता है। आणविक संरचना की मौलिक अवधारणाओं का ज्ञान कार्बनिक यौगिकों के गुणों को समझने और उनका पूर्वानुमान करने में सहायक होता है। कार्बन की 4 संयोजकताएं तथा इसके द्वारा सहसंयोजक बंध निर्माण को इलेक्ट्रॉनीय विन्यास तथा s और p कक्षकों के संकरण के आधार पर समझाया जा सकता है। आपको ये याद होगा कि मीथेन, एथीन और एथाइन अणुओं की आकृतियों को कार्बन परमाणुओं द्वारा निर्मित क्रमशः sp3, sp2 तथा sp संकर कक्षकों की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। संकरण किसी यौगिक में बंध लंबाई तथा बंध सामर्थ्य यानी बंध एंथैल्पी को प्रभावित करता है। ये देखिए, जैसे sp संकरण है, इसमें s लक्षण 50% है। ये बंध छोटा और प्रबल होता है और छोटा और प्रबल होने के साथ इस बंध की सामर्थ्य अधिक होती है। sp3 में आप देखेंगे इसमें s लक्षण 25% होता है। ये बंध बड़ा होता है और sp की तुलना में कम प्रबल होता है और सामर्थ्य भी s की तुलना में इसका कम होता है। और sp2 संकरण में जिसमें s लक्षण 33.33% होता है, आबंध लंबाई और उसकी प्रबलता sp और sp3 की मध्यवर्ती होती है। सामर्थ्य भी इन दोनों के बीच का होता है। संकरण का प्रकार कार्बन की विद्युत ऋणता को भी प्रभावित करता है। s लक्षण ज़्यादा होने पर परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है। संकरित कक्षकों की आपेक्षिक विद्युत ऋणता का प्रभाव कार्बनिक यौगिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर पड़ता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। ये विद्युत ऋणता का घटता हुआ क्रम है। sp सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता दर्शाता है, sp2 उससे कम और sp3 सबसे कम। एथीन में सभी परमाणु एक ही तल में होते हैं। ये सारे परमाणु ये सब एक ही तल में हैं और p कक्षक एक दूसरे के समानांतर हैं। ये देखिए, इसका p कक्षक और ये इसका p कक्षक एक दूसरे के समानांतर है और ये इसके तल के लंबवत हैं। इस प्रकार इसमें संपार्श्विक अतिव्यापन होने से पाई बंध बनता है। एक CH2 को दूसरे के सापेक्ष घुमाने पर p कक्षकों के अधिकतम अतिव्यापन में बाधा उत्पन्न होती है। इस कारण कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के चारों ओर घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है। पाई बंध का इलेक्ट्रॉन आवेश अभ्र आबंधित परमाणुओं के तल के ऊपर एवं नीचे स्थित होता है, जैसा अपन ने अभी पिछली स्लाइड में देखा था, जिससे ये आक्रामक अभिकर्मकों के लिए इलेक्ट्रॉनों को आसानी से उपलब्ध कराता है। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में घूर्णन प्रतिबंधित होता है और ये रिएक्शन के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को उपलब्ध कराता है। इस प्रश्न में देखिए, पूछा गया है कि निम्न अणुओं में कितने सिग्मा और पाई बंध उपस्थित हैं। आपको याद होगा, जब कार्बन से चारों बंध सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उस पर sp3 संकरण होता है। अगर एक पाई बंध होता है तो वो sp2 संकरित होता है और अगर 2 पाई बंध होते हैं तो वो sp संकरित होता है। इस आधार पर आप देखें तो इस पहले प्रश्न में CH3 यानी एथेन का अणु दिया हुआ है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा बंध है और इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं वो भी एकल बंध से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भी तीनों सिग्मा बंध हैं। तो 3 और 3 सिग्मा बंध और एक ये कुल 7 सिग्मा बंध इसमें हैं। दूसरे उदाहरण में देखिए आप, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, जहाँ द्विबंध है वहाँ एक पाई बंध है, ऐसा ही एक पाई बंध यहाँ पर है। तो इस अणु में कुल 2 पाई बंध हैं। अब गिनते हैं अब सिग्मा बंध। 2 सिग्मा बंध ये H2 वाले और 2 सिग्मा बंध ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो कुल 4 तो ये हो गए, एक ये और ये, कुल 6 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध इस अणु में है। इसी प्रकार इसमें देखें तो इस अणु में पहले पाई बंध देखें आप, इसमें 2 पाई बंध हैं क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक पाई बंध है। इस प्रकार इस पूरे अणु में 3 पाई बंध हैं, बाकी सारे सिग्मा बंध हैं। अब सिग्मा बंध गिन लीजिए, 1 2 3 4 5
6, 7 और 3 10, कुल 10 सिग्मा बंध हैं और 3 इसमें पाई बंध हैं। इस उदाहरण में भी आप देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड में से एक पाई बंध है और इसमें से भी एक पाई बंध है। इस प्रकार कुल इसमें 2 पाई बंध हैं और 2, 3, 4, 5 और 6 और 3 9, कुल 9 सिग्मा बंध है। इस प्रकार इसमें 9 सिग्मा और 2 पाई बंध हैं। इस प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था क्या है। अभी जैसा मैंने आपको बताया, कार्बन से जुड़े हुए चारों ही बंध एकल बंध हैं। 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक Cl जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस पर sp3 संकरण है। तो इसका जो कार्बन है ये वाला, ये sp3 संकरित है। इसमें 2 कार्बन दिख रहे हैं आपको, एक ये CH3 वाला और एक ये CO वाला। तो CH3 वाले जो दोनों कार्बन है, क्योंकि ये ट्वाइस है, ये दोनों कार्बन sp3 संकरित है और ये जो कार्बन है इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बंध है, इसलिए ये sp2 संकरित है। CH3CN में देखें, ये कार्बन चारों एकल बंध से बंधित है, इसलिए इस पर sp3 संकरण है। ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 2 पाई बंध है, इसलिए इस पर sp संकरण है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये इसमें sp3 संकरित कार्बन है, इसमें ये sp3 संकरित कार्बन है 2 और ये कार्बन जो है वो sp2 संकरित है। ये कार्बन sp3 संकरित है और ये कार्बन sp संकरित है। इसी प्रकार आप इन दोनों प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में कार्बन की संकरण अवस्था एवं अणुओं की आकृति क्या है, ऐसा पूछा गया है। तो संकरण अवस्था जैसा अभी हमने देखा था, इस कार्बन पर जो संकरण है एक पाई बंध के कारण sp2 संकरण है और जब sp2 संकरण होता है तो आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। यहाँ पर चारों बंध सिग्मा है, sp3 संकरण है, तो आकृति कैसी होगी, समचतुष्फलकीय। इसमें कार्बन sp संकरित है क्योंकि इसमें 2 पाई बंध हैं और ऐसा होने से इसकी आकृति रेखीय होती है, बंध कोण 180 डिग्री होता है। तो ये इसका आंसर है, sp2 संकरित कार्बन समतल त्रिकोणीय आकृति, इसमें sp3 संकरित कार्बन चतुष्फलकीय आकृति और इसमें sp संकरित कार्बन रेखीय आकृति। कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखने के कई तरीके हैं। यहाँ हम 2 प्रकार से संरचनात्मक सूत्र को दर्शाना समझेंगे। एक तो पूर्ण संघनित तथा आबंध रेखा बॉन्ड लाइन संरचना सूत्र और दूसरा त्रिविम संरचनात्मक सूत्र 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। पूर्ण संघनित संरचना सूत्र इस प्रकार से आबंध रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। ये इसमें एथेन देखिए आप, इसमें सारे बंध इसके कार्बन हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं सब आपस में पूरे खुल के दिखाए हुए हैं। एथीन में इस प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से ये इसका आबंध रेखा सूत्र है। एथाइन में देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको भी इस प्रकार से दर्शाया गया है, बंध दिखाए गए हैं। अब मिथेनॉल का अणु देखिए, इस मिथेनॉल के अणु में ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो ऑक्सीजन पर उपस्थित हैं इनको 2 बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास में और दोनों को बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया है। मिथेनॉल को इस प्रकार से भी दर्शाया जा सकता है, यानी एकल बंध को एक सिंगल डैश द्वारा, द्विबंध को 2 डैश द्वारा और त्रिबंध को 3 डैश द्वारा दर्शाया जा सकता है। संरचना सूत्रों को कुछ या सारे सहसंयोजक आबंधों को हटाकर तथा एक परमाणु से जुड़े समान समूह को कोष्टक में लिखकर उनकी संख्या को ब्रैकेट के बाहर प्रदर्शित कर संक्षिप्त रूप में यानी छोटे रूप में भी लिखा जा सकता है और उसको कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी संघनित संरचना सूत्र। ये संघनित रूप में इनको लिखा गया है, किसको, एथेन को, एथीन को, एथाइन को और मिथेनॉल को, जो हमने अभी देखे थे। ये एक अणु है CH3 CH2 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 CH3। इसका संघनित संरचनात्मक सूत्र लिखना है तो हमें इस CH3 को तो ऐसा कैसा ही लिखना है, लेकिन ये CH2 क्योंकि 4 बार है, 1 2 3 और 4 बार, इसलिए हम CH2 होल 4 यानी एक ब्रैकेट में CH2 को लिख के उसके बाहर 4 लिख के CH3 ये वाला CH3 लिखा है। तो इस तरीके से इसको संघनित संरचनात्मक सूत्र के रूप में दर्शाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इस उदाहरण में देखिए CH3 के बाद में ये CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 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 और फिर CH3। तो यहाँ 6 CH2 हैं
इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि CH3CH2 होल 6 CH3। तो इस प्रकार से संगणित संरचना सूत्र दर्शाया जा सकता है। केवल रेखाओं का उपयोग करके भी सूत्र लिखा जाता है। इसे आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को नहीं लिखा जाता, बल्कि कार्बन कार्बन बंधों को टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। केवल ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन आदि परमाणुओं को विशेष रूप से लिखा जाता है। जब तक किसी क्रियात्मक समूह द्वारा नहीं दर्शाया गया हो, सिरे पर स्थित रेखा मैथिल समूह को इंगित करती है। आंतरिक रेखाएं उन कार्बन परमाणुओं को इंगित करती है जो अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। जैसे 3-मिथाइल ऑक्टेन को हम निम्नलिखित रूपों में दर्शा सकते हैं। एक तो ये संरचना सूत्र इसका लिख सकते हैं, और दूसरा ये जिगजैग फॉर्म में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये सी कार्बन को दिखाता है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। तो सिरे वाली जो रेखाएं हैं ये मैथिल समूह को दर्शा रही है। ये मैथिल समूह है, ये भी मैथिल समूह है, और एक सिरा यहाँ पर आ रहा है, ये भी मैथिल समूह को दर्शाता है। 3-ब्रोमोब्यूटेन, इसमें देखिए इसको 3 तरीके से हम दर्शा सकते हैं। पहला CH3CH Br CH2 CH3। दूसरा तरीका इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं, CH3CH, इस पर Br है, CH2 और CH3। ये भी जिगजैग है, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं को हमने दर्शाया है। तीसरा तरीका है कि इसमें हमने केवल लाइन दी है, और लाइन के साथ में Br को, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह के रूप में है, इसलिए इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। चक्रीय यौगिकों को भी संगणित संरचना सूत्र से दर्शा सकते हैं। जैसे साइक्लोपेंटेन है, CH2 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 CH2, इसको इस तरीके से पंचभुजीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं। ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, CH2 CH2 CH, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, फिर ये CH2 है, CH2 है, CH2। इस प्रकार ये षटकोणीय आकृति बनती है, और इसमें ये Cl इस तरीके से दर्शाते हैं। अब प्रश्न है, निम्नलिखित संगणित सूत्रों को पूर्ण संरचनात्मक सूत्रों में लिखिए। CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब जो हमने संगणित संरचना सूत्र लिखे थे उसकी जगह पूरा इसको खोल करके लिखना है। तो ये जो CH3 है, इसको पूरे सारे तीनों हाइड्रोजन दिखा रहे हैं। इसमें ये CH2 के दोनों हाइड्रोजन दिखा रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से लिख के दिखा रहे हैं। फिर ये CH2 है, ये CH2, और फिर ये अंत में ये वाला जो CH3 है, ये इस प्रकार से। इस सूत्र को अगर हम पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। CH3 C, और ये तीनों हाइड्रोजन लिखे हैं हमने, फिर ये CH, ये CH, डबल बॉन्ड CH, यानी कि ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ये, और फिर ये CH है। अब यहाँ देखिए इसमें 3 CH2 हैं, तो ये 3 CH2 इस प्रकार से दर्शाने हैं, CH2 CH2 फिर CH2, और अंत वाला जो कार्बन है वो इस प्रकार से CH3 के रूप में दर्शा सकते हैं। इस प्रश्न में संरचना सूत्र संगणित रूप में लिखना है, और आबंध रेखा सूत्र भी इसका लिखना है। जैसे ये जो पहला है OH CH2 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 CH CH3 CH, और इससे CH3 जुड़ा हुआ है और एक CH3 और जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये CH है, इससे OH जुड़ा हुआ है, और 2 इसमें नाइट्राइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, CN और ये CN। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं संगणित रूप में। OH CH2 क्योंकि 3 है इसलिए ये ब्रैकेट में लिख दिया, फिर CH CH3 और फिर CH, और उससे जुड़े हुए 2 CH3 है इसलिए ये CH3 ट्वाइस, और इसको लिखेंगे OH CH और CN क्योंकि 2 है इसलिए ये ब्रैकेट में लिख के ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दिया है। और आबंध रेखा सूत्र में अगर दर्शाना है तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ये OH यहाँ पे दिखाया है और ये बॉन्ड लाइन डायग्राम दिखाया है। इस प्रकार से हम इसको भी दर्शा सकते हैं, इस कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है, 2 इससे CN जुड़े हुए हैं। कार्बनिक यौगिकों की द्विविमीय संरचना को त्रिविमीय संरचना यानी 3D स्ट्रक्चर देखने के लिए ठोस तथा डैश वेज सूत्र का उपयोग किया जाता है।
इन सूत्रों में ठोस वेज उस आबंध को दर्शाता है जो कागज के तल से दर्शक की ओर प्रक्षेपी है। ये देखिए, ये दर्शक की ओर है, देखने वाले की ओर है, ये ठोस रेखा है। और जो डैश वेज है वो विपरीत दिशा में है, अर्थात दर्शक से दूर है। हम इधर से देख रहे हैं तो हमसे ये दूसरी तरफ है, इसलिए इसको डैश वेज सूत्र के रूप में दर्शाते हैं। कागज के तल में जो आबंध होते हैं उनको साधारण रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए, ये दोनों साधारण रेखा द्वारा दर्शाएं। ये कागज के तल में है और ये दूसरी तरफ है और ये देखने वाले की तरफ है। कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम आकृति को आणविक मॉडल्स की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। ये मॉडल्स प्लास्टिक, लकड़ी या किसी धातु के बने होते हैं। प्राय 3 प्रकार के मॉडल्स होते हैं: फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल एवं स्टिक मॉडल और स्पेस फिलिंग मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल में केवल बंध दर्शाए जाते हैं, अणु और परमाणुओं को नहीं दर्शाया जाता। ये देखिए, फ्रेमवर्क मॉडल में केवल बंध दर्शाए गए हैं, अणु और परमाणुओं को इसमें नहीं दर्शाया गया है। बॉल एवं स्टिक मॉडल में परमाणुओं को भी दर्शाया गया है और बॉन्ड्स को भी दर्शाया गया है। तो इस प्रकार अगर किसी भी अणु में यदि द्विबंध है तो उसको स्टिक की जगह स्प्रिंग की सहायता से दर्शाया जाता है। तीसरा है स्पेस फिलिंग मॉडल। जैसा आप देख रहे हैं, प्रत्येक परमाणु का आपेक्षिक आकार प्रदर्शित किया जाता है जो उसकी वान डेर वाल त्रिज्या पर आधारित होता है। इस प्रकार के मॉडल में बंध नहीं दिखते हैं, इसमें कोई बंध नहीं दिख रहा है और अणु में प्रत्येक परमाणु द्वारा घेरे गए आयतन को दर्शाया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा भी आणविक मॉडल्स को दर्शाया जाता है। हमने पाठ 12 के इस प्रथम भाग में देखा कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है, कार्बनिक यौगिकों की आकृति कैसी होती है और उनकी संरचना को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, उनका नामकरण और उनकी समावयवता। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।